Rabia Khan. I am CEO of Healing Journey and a consultant clinical psychologist at the platform of Fickerless. And Fickerless, everyone knows, is a growing psychological platform spreading awareness and providing free webinars and paid, unpaid help of counseling, therapies, internships, etc. So today the topic of my webinar is psychological impact of digital abuse. The complete chain is running through Fickerless. We are conducting sessions with different topics. So today is my turn. I am taking this. Psychological impact of digital abuse. You are aware we have done on the webinar about that what is digital abuse, how it works. Now we are telling you about the psychological impact of digital abuse. That is mostly overlooked. Here we will give you awareness that why is it overlooked. It is mostly overlooked because there is no visible injuries. If we are hurt physically, even we get a nail broken, we can show others and we can feel it by visual impact. But if we are disturbed inside by something, or we are feeling hurt by psychological impact that is not visible, and we cannot show it or to get sympathy or to uh, get the attention. So it was just online. Psychological impacts are very important, but these are overlooked because these are not visible and they lack the visual impact or visual accuracy. Victims often have the question, what it even does that serious? एक बंदी जो खुद किसी चीज का विक्टिम हुई है, ऑनलाइन अब्यूज में शिकार हुआ है कोई, तो वो खुद पे खुद ही डाउट कर रहा होता है, बिकॉज सेल्फ वल्नरेबिलिटी तो इसमें आती ही आती है। जो कुछ होता है हम अपने मोबाइल से अपने हाथ से कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ब्लेम गेम करने के लिए भी कोई चीज नहीं होती। तो उसमें हम लोग खुद पे भी क्वेश्चन करते हैं कि कोई नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, फिजिकल तो कुछ नहीं था, किसी और ने नहीं देखा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, इस तरह से एक्सक्यूजेस कर देते हैं हम, और इसकी वैलिडेशन को डाउटेड कर देते हैं खुद ही। इसमें कल्चरल स्टिग्मास भी ऐड हो जाते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन को डिस्करेज किया जाता है। तो खास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी इस चीज में काफी वो है कि हम लोग सुपरस्टिशियस हैं, हम लोग जो है उससे उन चीजों में इस तरह होते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, इतना उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकें। सो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जो हैं, उनकी पहली बात ये है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं फिकरलेस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि यू कांट हील व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ और हो सकता है। तो डिजिटल डिजिटल अब्यूज इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ट्रॉमा होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग उसको अकेले ही सफर कर रहे होते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, हम उसको फैमिली से तो बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रहे होते। बाज औकात कोई क्लोज फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है उसमें रिपीटेड 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 इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, लैक ऑफ सेफ्टी होती है। ये इमोशनल डिस्ट्रेस किस तरह होता होता है? ब्लॉक अनब्लॉक हो रहे होते हैं,
स्टेटस सीन नहीं हुआ, रिप्लाई डिले हो गया। इस किस्म की हम लोगों ने खुद ही चीजें बनाई हुई होती हैं जिनका इतना कोई खास हमारी जिंदगियों पे असर होता नहीं है, लेकिन हम उसमें खुद ही इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं, हम खुद ही वल्नरेबल हो रहे होते हैं, हम उस डिजिटल अब्यूज का खुद ही शिकार हो रहे होते हैं और उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को अपने ऊपर खुद ही तारी किए हुए होते हैं। और ये सब हो रहा होता है क्योंकि हम इंडल्ज होते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम उस चीज से खुद को खुद ही डिस्ट्रैक्ट और डिस्टेंस कर लें, थोड़ा सा हम लोग माइंडफुल हों, इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो हमें, हमारी बाउंड्रीज सेट हो, हमारा पर्सनल कंट्रोल हो, सेल्फ कंट्रोल हमें आता हो, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो यहाँ जो है क्रॉनिक अनसर्टेनिटी एंड फियर होता है। बाज़ औक़ात हमें ये है कि घरों से वो एप्रिसिएशंस, वो प्रेज नहीं मिली होती हमें, जो हम लैक कर रहे होते हैं वो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो बाहर से किसी ने दो चार तारीफें कर दी, मोहब्बत के लफ्ज बोल दिए, तो हम उसको अपना समझना शुरू कर देते हैं। ये चीज होती है जिससे हमारी बाउंड्रीज वायोलेट हो जाती हैं। आजकल काफी स्मार्ट आ रहे हैं बच्चे, पढ़ी लिखी जनरेशन है, बाउंड्रीज को वायोलेट नहीं करते, अपने लिए सेट होती हैं काफी लोगों की बाउंड्रीज। लेकिन फिर भी हमारी सराउंडिंग में ऐसे इंसिडेंट कंटिन्यूसली रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसे टॉपिक्स पे बोलना और समझाना जरूरी लगता है। तो इसकी क्लिनिकल फ्रेमिंग ये है कि दिस कैन लीड टू ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज सिमिलर टू पीटीएसडी और सीपीटीएसडी। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग भी जा सकता है। उसमें ये होता है कि हमारे सिम्टम्स में अवॉइडेंस आती है, फ्लैशबैक आती है। तो इस तरह हमें भी ये हो सकता है कि अगर एक जगह से किसी ने धोखा खाया है, उसकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीटिंग्स हैं, डिसलॉयलिटीज हैं, तो वो आगे किसी पे ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा, अवॉइडेंस होगी, सोशल अवॉइडेंस होगी, पर्सनल जो उसका इमेज होगा वो डिस्ट्रॉयड होगा, उस पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो हर चीज को जनरलाइज करके उसी चीज में देखेगा जिससे वो एक दफा डसा गया है, धोखा खा चुका है। ये भी हमारे लिए एक उसका ट्रॉमा और फीडबैक बन जाता है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। कांस्टेंट अल्टरनेस, चेकिंग फोन, एंटिसिपेटिंग मैसेज। मतलब अगर हम किसी खास को कुछ समझ रहे हैं, कुछ खास समझ रहे हैं, हमारी किसी से बाउंड्रीज डेवलप हो चुकी है, फ्रेंडशिप चल रही है, रिलेशनशिप चल रहा है, चैट्स चल रही हैं, तो इवेंचुअली हमारे हर मैसेज, हर स्टेटस का थोड़ा बहुत लिंक और हिंट उसकी तरफ होता है और हम चेक कर रहे होते हैं कि उसने हमारा मैसेज देखा कि नहीं, उसने हमारा स्टेटस देखा तो नहीं देखा, तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, लेट क्यों देखा। ये हमारी खुद की ही एजम्पशंस चल रही होती है, हमने खुद को खुद ही उस लूप में फंसाया हुआ होता है। जबकि हम ये नहीं देख सकते कि हमारी अपनी लाइफ की कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हमारे काम को, हमारे टाइम को हमारी तवज्जो जरूरत है, जिसको हम फजूल चीजों में लगाए हुए हैं, या हम ये भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते द सेकंड पर्सन जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमें फौरी रिप्लाई करे और फौरी रिस्पॉन्स आए और ये हो और वो हो, उसकी अपनी लाइफ की भी कुछ मसरूफियात हो सकती हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही होती, तो उसका रिजल्ट एंजाइटी स्पाइक्स में आता है। ये हमारी खुद की पैदा की हुई होती है, लेकिन हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हम उस लूप में इंडल्ज होते हैं, उस चक्कर में कोलू के बैल की तरह चले जा रहे होते हैं, हम उससे स्टेप बैक नहीं करते, खुद को रोकते नहीं है वहां पे, तो उस लूप में डीप डाउन जाते हैं, एंजाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन, सब चीजों का शिकार हो सकते हैं। तो इसमें हमें खुद चीजों को समझना है और उनके अकॉर्डिंग खुद को खुद रोकना है, खुद को खुद संभालना है,
We are the guardians of our own selves. Body remains in threat mode even after interaction ends. जब interaction, relationship, friendship, whatever that is एंड हो जाता है, तो भी काफी महीनों तक हम उसी सिचुएशन, उसी फेज में रहते हैं, उसी तरह हम मैसेज चेक कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, स्टॉकिंग टाइप की चीजें चल रही होती हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म डेवलप हो चुका होता है। इसमें ये है कि क्रॉनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है। तो उसकी जो है, जैसे मैंने कहा कि हम उस लूप में होते हैं, तो ये सारा उस लूप का मैकेनिज्म है। हम उसमें इंडल्ज होते हैं। उससे निकलने में हमें काफी टाइम और एफर्ट लगती है। तो जितना डीप डाउन जाएंगे उतना ही हमें हार्ड एफर्ट्स होंगी कम अप करने के लिए। तो ट्रॉमा लूप लूप फॉर्मेशन फॉर्मेशन ये है कि ट्रिगर्स होते हैं पहले, उसके बाद वो मैसेज, साइलेंस, इमोशनल रिएक्शन, एंजाइटी, पैनिक हो जाना, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, उसमें हम अपनी रूटीन लाइफ को भी डिस्टर्ब किए हुए होते हैं। मतलब अगर हमारी डिजिटल कहीं नाराजगी चल रही है, तो हम उसको अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम दूसरों को नाराजगी दिखा रहे होते हैं, या हम गुस्से से बोल रहे होते हैं, या हम जो है उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते अपनी डेली लाइफ रूटीन में। कहीं आने जाने का, किसी से बोलने बात करने का दिल नहीं कर रहा होता, जबकि नाराजगी कहीं और चल रही होती है। ये हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कहलाते हैं। तो इस बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज के साथ सिंपली वही चेकिंग, रिप्लाई, कंप्लायंस, ये चीजें भी चल रही होती हैं। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, फिर वो साइकिल रिपीट होता है। तो इसमें क्लिनिकल इंसाइट बहुत जरूरी है, जो है कि reinforcement कंपल्सिव इमोशनल डिपेंडेंसी। रिइंफोर्समेंट ये होती है कि हमें कोई ना कोई चीज उससे रिलीफ दे रही है। रिइंफोर्सर हम सब जानते हैं कि एक इंसेंटिव होता है, एक टोकन होती है, हमारे लिए कोई डोपामिन होता है जो कि हमें मजा दे रहा होता है, और हम उसी के लिए वो सब कर रहे होते हैं। इसका एक कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने देखा, अब हम कॉग्निटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। कॉग्निटिव इम्पैक्ट जो है वो कॉमन थॉट पैटर्न्स होते हैं। इसमें कॉमन थॉट पैटर्न्स में है, आई कैन ट्रस्ट माय जजमेंट, में आई ओवर रिएक्ट। ये हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, खुद के सवाल, खुद के जवाब, खुद की खुद ही जजमेंट हो रही है। और इट वाज माय फॉल्ट, सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ डाउट्स चल रहे होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में यही सेल्फ ब्लेम्स, मिनिमाइजेशन, कंफ्यूजन अबाउट रियलिटी। कभी हम चीजों को इग्नोर कर रहे थे, नहीं नहीं ये मैं ज्यादा सोच रही हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं उसका ये मतलब नहीं होगा, नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। हम चीजों को इस तरह से खुद कर रहे होते हैं अंदर से। जो हम लूप में हैं, जो हमें डोपामिन चाहिए, हम उस जिस चीज के एडिक्टेड हो चुके हैं, हम उसके लिए एक्सक्यूजेस तैयार कर रहे होते हैं। It also causes after effects of gaslighting, such as difficulty trusting memory, constant second guessing, seeking external validation for decisions। तो जब सेल्फ डाउट आएगा, तो फिर ऑब्वियसली वी विल सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर आवर ओन डिसीजंस, बिकॉज वी आर not self-trusting now anymore, we are self-doubting. The clinical insight in it is gaslighting disrupts core self-trust and perception of reality। तो जब हम गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे होते हैं, उसमें हमें खुद की परसेप्शन पे भी
Sorry, there was some net issue. Hello? The emotional dysregulation. I was telling you emotional dysregulation happens in the consequences. So emotional safety becomes unstable, increased fear of abandonment. Abandonment we all know कि हमें ये खौफ होता है कि हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें पसंद नहीं किया जाएगा, हम खुद को इमोशनली सेफ नहीं समझ रहे होते। और इसी तरह हम अपनी फैमिली से भी वही चीजें एक्सपेक्ट करने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से हम अबेंडन किए गए हैं, अपने सोशल मीडिया पे अब्यूज किए गए हैं, हम उसी तरह से रिएक्ट अपनी फैमिली में करना शुरू कर देते हैं। द इरिटेबिलिटी, द रेज, द डिप्रेशन, द स्ट्रेस वी प्रेजेंट टू द लाइफ बिहाइंड अराउंड अस। इसमें ये होता है डिफिकल्टी फॉर्मिंग सिक्योर कनेक्शन। फर्दर लाइफ में भी हम एक जनरलाइज अपना एक बना लेते हैं कि वी आर नॉट इनफ, वी आर, हमें सेल्फ डाउट्स जो हो रहे होते हैं डिसीजंस पे भी अपने, या सब धोखा देंगे, या मुझे जो है वो कनेक्शन बनाने नहीं आते, आई एम नॉट गुड इन रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट गुड इन फ्रेंडशिप्स, आई एम नॉट गुड इन बाउंड्रीज। हम कुछ भी चीजें बना लेते हैं और उस डिफिकल्टी को अपनी लाइफ का भी पार्ट बना लेते हैं और अपने लिए सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं हमारे इर्द गिर्द। हमने खुद अपने लिए बहुत सी साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बनाई हुई होती हैं, जो कि हमारी इमोशनल डिसरेगुलेशन का बायस होती हैं। तो हम क्योंकि खुद भी क्लियर नहीं होते उन चीजों में, तो इन टॉपिक्स को लेने का, इन वेबिनार्स को करने का बेसिक पर्पस यही अवेयरनेस देना है, यही क्लैरिटी देना है, और इस इमोशनल डिसरेगुलेशन को रेगुलेट करना है। साइकोलॉजिस्ट तो बहुत इजीली इन चीज़ों को समझ भी लेते हैं और रेगुलेट कर भी लेते हैं। उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती होती हैं, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स आती होती हैं, माइंड रिवायरिंग कर सकते होते हैं हम लोग अपनी, हम खुद को काम डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, या एल्डरली जनरेशन है हमारी, वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो उनको ये चीज़ें समझना और इनके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फर्दर हम कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी मैं अभी इनको बता रही हूँ, जिससे कि वो हेल्प ले सकते हैं। तो इसके इवेंचुअल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ओवर रिएक्शन टू स्मॉल ट्रिगर्स होते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन अक्सर हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, या हम अपने इर्द गिर्द किसी को छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करता देखें, उसमें रैपिड मूड स्विंग्स देखें, या उसको डिफिकल्टी कमिंग डाउन हो रही है, वो जल्दी से गुस्से हो रहा है और बहुत देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, शिवरिंग हो रही है, या कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो रही हैं, स्टैमरिंग्स हो रही हैं उसको, तो उसका मतलब है कि वो इमोशनल डिसरेगुलेशन का शिकार है। कहीं ना कहीं उसके ट्रॉमास हैं, वो ट्रिगर हो रहे हैं, वो सप्रेस्ड उसकी कुछ चीजें हैं। तो हमें उसको वहां पे अंडरस्टैंड करने की, उसके साथ एम्पैथी करने की, उसको टाइम देने की और उसको बोलने का मौका देने, उसको सिक्योर फील कराने की जरूरत होती है। हमें अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में इन चीजों को देखते रहना चाहिए। रिजल्ट, इधर ओवर अटैचमेंट और इमोशनल विड्रॉल मैकेनिज्म, both results can happen and situation vary, we all know the individual differences। तो हर बंदा जो है उसका अपना एक इमोशनल रेगुलेशन डिसरेगुलेशन का पैटर्न होता है, हर बंदा अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जाता है, हर बंदे का दूसरे से डिफरेंट होता है। इवन कि हम सिबलिंग्स एक ही
छत के नीचे रहते हैं, एक ही पेरेंट्स की औलाद होते हैं, एक ही माहौल, एक ही हमारी तरबियत परवरिश खुराक रिहाइश होती है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सिबलिंग्स भी। जब सिबलिंग्स में इतने डिफरेंसेस हो सकते हैं तो फिर किसी दूसरे में तो होंगे ही होंगे। और यही चीज हमें अपने इंटरेक्शंस में, अपने पार्टनर्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में भी लाजमी मद्देनजर रखनी चाहिए कि दैट पर्सन इज एन अदर इंडिविजुअल, he or she cannot fully meet to my expectations। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो मेरी थिंकिंग है, वो मेरे पैटर्न्स हैं, वो उसके पैटर्न्स नहीं हो सकते। तो वहाँ आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, दूसरे के पैटर्न्स को एडजस्ट करने की जरूरत है। हमेशा अपनी सोच के मुताबिक आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम loses ability to set regulate effectively। नर्वस सिस्टम जो है वो कब ये एबिलिटी लूज करता है? जबकि वो बहुत थक चुका होता है, जबकि वो बहुत अनरेस्ट होता है, जबकि वो इनसिक्योर फील कर रहा होता है। तो ये सारी जो चेन अभी हमने आपको बताई कि ये होता क्या है डिजिटल अब्यूज, और इसमें जो है साइकोलॉजिकल उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके जो हैं कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, नर्वस सिस्टम उसमें किस तरह से हमारा डिस्टर्ब होता है, और उसमें हम लोगों ने अब इमोशनल डिसरेगुलेशन देखी। नेक्स्ट हम उसमें ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज की तरफ जाएंगे। ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज एंड डिसोसिएशंस। डिसोसिएशन जो है वो खुद को, अपनी सेल्फ को फील ना करना, ये समझना कि मैं यहाँ होके भी नहीं हूँ, या ये जो मैं हूँ दिस इज नॉट माई रियल सेल्फ। डिपर्सनलाइजेशन होती है, या डिसोसिएशन होती है कि आई एम नॉट फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट, दीज पेरेंट्स आर नॉट माई पेरेंट्स, आई डोंट बिलोंग टू दिस इन्वायरमेंट। इस तरह की सिचुएशन जो है, इंसान खुद को अपनी सिचुएशन से, अपने प्रेजेंट से डिसोसिएट फील कर रहा होता है। Trauma response includes fight, anger, defensiveness, avoidance, withdrawals, freeze, numbness, inaction, fawn, people pleasing, compliance, और clinical insight इसमें ये these are adaptive survival responses, not personally flaws। अब ये जो सारी टर्म्स हैं ये एक्सक्लूसिव साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड पर्सन्स के लिए मैं इनको थोड़ा बहुत उर्दू में इलेबोरेट करती हूँ कि जब कोई बंदा ट्रॉमा में है तो वो किस किस्म के रिस्पॉन्सेस दे सकता है। ये उसकी सिम्टम्स आप कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं कि जब किसी में इस किस्म की चीजें आप देखें जो कि थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से अबव हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को, उसके रिलेशंस को, उसकी सराउंडिंग्स को, या उसके साथ रिलेटेड पर्सन्स की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर ये क्लिनिकली जो है इम्पोर्टेंट है। उसको फिर हमें लाजमी उस सेंस में लेना पड़ेगा कि he or she that person needs that clinical assistant and need psychological or professional help। बहुत ज्यादा फाइट और एंगर हो जाना, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मूड में रहना, चीजों को अवॉइड करना जो कि नॉर्मली वो नहीं करता था या कोई नॉर्मल इंसान अवॉइड नहीं करेगा, और एक बंदा उस चीज को अवॉइड कर रहा है और आप नोटिस कर रहे हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, ये चीज तो सिंपल है, ये इसको क्यों अवॉइड कर रहा है। कोई किसी पार्टी में जाने को तैयार नहीं है, कोई किसी सोशल गैदरिंग में, शॉपिंग पे किसी जगह जाने को तैयार नहीं है, कोई किसी कॉल को रिसीव करने पे तैयार नहीं है, किसी मीटिंग को लेने पे तैयार नहीं है। कुछ भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन ये एक जनरलाइज बिहेवियर है कि फाइट और एंगर होगा, डिफेंसिवनेस होगी, अवॉइडेंस होगी, विड्रॉल होगा, कि
चीजों को जैसे है जो है उस पे अपने फाइट फॉर राइट वाला एटीट्यूड नहीं होता कि नहीं, पहले जैसे चीजों के लिए लड़ते थे या अपनी पसंद नापसंद को बोलते थे, वो उस चीज को छोड़ के विड्रॉल मोड में होते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, आप कह रहे हैं तो ठीक होगा, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो वो बंदा अपनी चॉइसेस अपने डिसीजंस को विड्रॉ कर चुका होता है। फ्रीज और नमनेस होती है, ये नमनेस जो है इमोशनल नमनेस होती है, खुशी में खुशी महसूस ना करना, गम में इतना गम महसूस ना करना। एक जैसे डमी टाइप की सिचुएशन में वो होता है। इसी को हम डिसोसिएशन भी कहते हैं, कि वो उस चीज में फुल्ली तरह से अपने जो हमारा प्रेजेंट है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उन चीजों को ओन नहीं कर रहा होता, वो खुद को उन चीजों का हिस्सा नहीं समझ रहा होता, इनएक्टिव होता है। और पीपल प्लीजिंग कंप्लायंस होता है, या तो ये है कि सबको खुश रखने के लिए अपनी खुशी को कुर्बान किया जाना, अपने आप को ओवरबर्डन किया जाना, ओवरवर्क कर लेना, इस तरह की चीजें होती हैं। और ये सब क्यों हो रहा होता है? ये एक एडॉप्टिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। किस चीज का? ट्रॉमा का। नॉट पर्सनैलिटी फ्लॉ, ये किसी की पर्सनैलिटी के फ्लॉज नहीं होते। हमें देखना चाहिए कि उसकी इस सारी सिचुएशन से पहले की पर्सनैलिटी क्या थी, क्या वो शुरू से ऐसा है? अगर वो शुरू से भी ऐसा है तो फिर चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा होगा। तो हर चीज को पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा जजमेंट क्राइटेरिया अपने अंदर डेवलप करें कि अगर एक बंदा थोड़ा सा, तो जाहिर है हर किसी की पर्सनैलिटी भी होती है, कोई इंट्रोवर्ट कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी को ज्यादा शोखी पसंद है किसी को नहीं पसंद, थोड़ा बहुत हमारी पर्सनैलिटीज है, लेकिन कोई चीजें जो पर्सनैलिटी लेवल से थोड़ा एक्सीड कर रही हैं, थोड़ी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनकी एडजस्टमेंट को प्रॉब्लम कर रही हैं, तो उसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। देन डिसोसिएशन causes feeling इमोशनली नम। इमोशनली नमनेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बहुत खुशी और गम और किसी चीज में इंटरेस्ट उनको नहीं फील होता, वो एक तरह से डमी सिचुएशन में होते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस वर्क नहीं कर रही होती, उनके फेस पे भी उनके एक्शन से भी नहीं नजर आ रहा होता कि आर दे इंजॉइंग और आर दे इन्वॉल्व इन इट और नॉट। डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी और सेल्फ, disconnection from reality or self is called dissociation in one word. So dissociation की ही हम जब बात कर रहे हैं, dissociation as a trauma response, then we all know कि disconnection होगा from reality से, reality, present environment situation, और self से, I don't feel like myself anymore। मेरे पास एक केस आया था, वो बच्ची कहती थी कि मैं अपने घर में रहती हूँ लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स अपने नहीं लगते, मुझे अपने सिबलिंग्स अपने नहीं लगते, आई डोंट थिंक आई बिलोंग टू देम। तो मेरा इन लोगों से बात करने का दिल नहीं करता, इन लोगों का कहना मानने का दिल नहीं करता, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाती। तो वो आइसोलेटेड हुई हुई थी और ये सारी चीज उसकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही थी। इस तरह की डिसोसिएशंस आती हैं। तो इसमें प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस, इसमें उनको रियलाइज करवाया जाता है सिचुएशंस को सारी, पहले तो हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री में से ही हमें पॉइंट्स मिलते हैं, हमें वहां से फ्लॉज मिलते हैं, हमें उनकी सिचुएशंस मिलती है कि आर दे ओवरवेल्म्ड और दे आर नम। ओवरवेलमिंग एंड नमनेस आर द टू ऑपोजिट्स, ये दो साइड्स हैं। ओवरवेलमिंग में ये होता है कि वो इमोशंस अंदर इतने भर जाते हैं तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता। नमनेस में ये होता है कि कोई इमोशंस ही नहीं आ रहे होते। तो आई थिंक आई एम क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे kindly ask, okay? Here we are up to the next point. Pakistani cultural layer and blame.
पाकिस्तानी कल्चरल हम इसलिए भी हाईलाइट करते हैं, एक तो हम मोस्टली जो स्पीकर्स एंड लिसनर्स हैं वो पाकिस्तानी कल्चरल से हैं। दूसरा, हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से काफी पीछे है, बैकग्राउंड में है। सुपरस्टिशंस हैं, हमारे स्टिग्मास हैं, जिनको हाईलाइट करना या अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। So emotional pain often dismissed, it was just chatting। हम पिछले वेबिनार्स में बताते आ रहे हैं कि इमोशनल अब्यूज क्या है, डिजिटल अब्यूज क्या है, उनके पैटर्न्स क्या हैं, किस तरह ग्रेजुअली जो है फ्रैंकनेस और फ्रेंडशिप डेवलप होती है, किस तरह डिमांड स्टार्ट्स होती हैं, किस तरह विक्टिमाइज किया जाता है कि आपको आइडिया ही नहीं होता, आप उस लूप का शिकार हो जाते हो। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें इमोशनल पेन, और यही कि इट वाज जस्ट चैटिंग। जब आप अपनी बाउंड्रीज से एक्सीड करते हो तो फिर यही कि नहीं जी कोई बात नहीं, ये तो जस्ट चैटिंग थी, मजाक था, ये तो बात ऐसे ही थी, आइंदा नहीं होगा, खत्म अभी हुई, वगैरह वगैरह। विक्टिम ब्लेमिंग इंक्रीजेस, ट्रॉमा इन्वॉल्व्स, क्यों किया। तो फिर ये है कि ये सब चीजें ओवर थिंकिंग हम करना शुरू कर देते हैं कि उस टाइम को तो हम लोगों ने गुजार दिया, उसके बाद वो ट्रॉमा ट्रिगर शुरू हो जाता है, वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, उसमें सेल्फ ब्लेमिंग्स आती हैं, सबसे पहले सेल्फ डाउट्स आते हैं, प्रोकास्टिनेशंस आती हैं, हम इन चीजों में चलते जाते हैं, एंड दैट इज अ विशियस लूप। Fear of judgment, emotional suppression, impact, trauma remains unprocessed and internalized। Obviously ये सारा कुछ जो है हम अपने अंदर रख रहे होते हैं, हम अपने डिजिटल अब्यूज को, हम अपनी ओवर थिंकिंग को, हम अपने इन थॉट्स को, या साइकोलॉजिकल इंजरीज को फिजिकल इंजरीज की तरह शो नहीं कर सकते। हम सिंपैथी नहीं गेन कर सकते, एम्पैथी नहीं गेन कर सकते, हम अटेंशन सीकिंग नहीं कर सकते, जो मोस्टली हम बाकी चीजों में एज ले जाते हैं, कर जाते हैं, या किसी पे ब्लेम कर जाते हैं। तो इसमें हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं मिलता, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं मिलता, तो ये ज्यादा वल्नरेबल होता है, ये ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। दिस इम्पैक्ट आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ 100%। This 100%ly impacts identity and self-worth. Shame affecting self-image, ये सिंपल है, आई डोंट फील एनी नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। सो ये सिंपल है, इसको हर बच्चा बड़ा सब समझ रहे होंगे, इधर फ्रॉम साइकोलॉजी और नॉट। फीलिंग डैमेज्ड और गिल्टी, जब कुछ गलत कर बैठते हैं, शेयरिंग ऑफ सेल्फीज और डूइंग सम मैसेजेस सच लाइक थिंग्स, तो फिर उसके बाद गिल्ट फीलिंग्स भी आती हैं, सेल्फ इमेज भी अफेक्ट होता है, डैमेज फीलिंग आती हैं, प्रोक्रास्टिनेशंस आती हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन मेकिंग में डाउट्स आते हैं कि आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ, आई कैन नॉट सेट माई बाउंड्रीज, आई कैन नॉट फिक्स ऑन माई रूल्स, आई कैन नॉट डू दिस एंड दिस एंड दिस that continuously goes on. Abuse reshapes core beliefs about self and worth। फिर इस सब से क्या होता है, जो कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बाहर भी निकल रहा होता है, झलक रहा होता है, तो वो हमारा बिहेवियरल चेंज शो करता है। बिहेवियरल चेंज एंड ट्रॉमा बॉन्ड आफ्टर मैथ्स, ये बिल्कुल को लिंक्ड और को रिलेटेड हैं। अगर हम अंदर से किसी बात पे चिढ़े हुए हैं, डरे हुए हैं, तो हम अपने बिहेवियर में भी वो चीजें एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, चाहते ना चाहते। कुछ हद तक कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन वाली सिचुएशन है, ये परफॉर्म होती ही होती है।
Abuse can cause behavioral changes such as avoiding relationships, overchecking future partners, social withdrawal, academic decline। एकेडमिक और वर्क डिक्लाइन, एकेडमिक डिक्लाइन स्टूडेंट्स के लिए, वर्क डिक्लाइन जो जॉबियंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिस भी काम में हैं, डिक्लाइन इज इनएविटेबल इन दिस सिचुएशन। इवन आफ्टर इट एंड्स, मिसिंग द पर्सन, craving validation, confusion, why do I still feel attached, clinical insight, ये सब क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिमिलैरिटी लवर है, वो कंफर्ट लवर है। वो जिस चीज के साथ कंफर्टेबल हो गया है, जिस चीज के साथ सिमिलैरिटी उसकी हो गई है, ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगा है। पहले दो स्ट्रेंजर्स हेलो हाय से नोन लेवल्स पर आए, फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते करते अपनी शेयरिंग्स की बाउंड्रीज डेवलप हुई। कुछ ये है कि अपनी लाइफ इवेंट्स बताए, दूसरे के सुने, तो वो माइंड उसके साथ वायर हो गया, एक अटैचमेंट डेवलप हो गई, कंफर्ट डेवलप हो गई, सिमिलियर पाथ्स बन गए। तो दिमाग जो है फिर उसी चीज को पसंद करता है, वो चेंज को अवॉइड करेगा, वो रिस्क को अवॉइड करेगा, वो डिस्टरबेंस को अवॉइड करेगा। तो फिर इसके जब डिटैचमेंट्स आती हैं, इन अटैचमेंट्स में जब ब्रेक डाउन्स आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं, तो माइंड ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होता है, माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो इस रूटीन का आदी हो चुका होता है, लाइक एन एडिक्शन। तो वो उसमें एडिक्ट हो चुका होता है, उसको उससे निकालना इतना इजी नहीं होता। तो इसके लिए ऑब्वियसली एफर्ट्स चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, उसके पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको न्यू रीवायरिंग चाहिए, उसको न्यू एक्टिविटीज चाहिए। उस इंडल्जमेंट से उसको निकालने में काफी करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी थॉटफुल माइंडफुल एफर्ट्स होती हैं। अटैचमेंट रिमेन्स ड्यू टू कंडीशनिंग एंड कैपेबिलिटी। कंडीशनिंग भी इसी तरह से है कि हम, जैसे मैंने बताया कि वहाँ अटैचमेंट डेवलप हो गई है, सिमिलर पाथ्स डेवलप हो गए हैं, और माइंड जो है वो उस चीज से कंफर्टेबल हो गया है, उसके साथ हमारी एसोसिएशन हो गई है, कंडीशनिंग हो गई है। तो माइंड उसको इजिली जो है वो विड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं होता। अब आपको पता लग गई कि ये सब क्यों हो रहा होता है। ये हमारा माइंड भी हमारे साथ एक तरह से गेम कर रहा होता है, क्योंकि वो उस पैटर्न को आसानी से छोड़ने पे रेडी नहीं होता। वो इस चीज को भी ओवरलुक कर जाता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी। वो फायदे नुकसान को नहीं देखता, बस वो अपने कंफर्ट जोन को देख रहा होता है। वहां करना क्या होता है, वहां हमें खुद को खुद थोड़ा सा पॉज एंड रिफ्लेक्ट, खुद को खुद थोड़ा सा टाइम देना है, खुद को खुद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, खुद को खुद थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। डू यू फील डिस्ट्रैक्टेड आफ्टर द रिलेशनशिप एंडेड? कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं अपनी डेली रूटीन में? क्या आपका अपनी स्टडीज में ध्यान नहीं लग रहा, अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा? जैसे कि हमने बताया कि एकेडमिक एंड वर्क जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, क्योंकि माइंड उस पुराने पैटर्न को मिस कर रहा होता है। तो ये हमें वहां एक पॉज लेना है, और अपने आप से खुद ये क्वेश्चन करना है, खुद को बैठ के जज करना है। लिखना चाहें, जर्नल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, खुद को शीशे के आगे बैठ के पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप मेडिटेशन वे में रिलैक्स होके सारी चीजें दिमाग से निकाल के इन चीजों को क्वेश्चन करें, अंडरस्टैंड करें, उसकी सिमिलैरिटीज को, उसके पैटर्न्स को जो है देखें, और फिर खुद से क्वेश्चन करें, डू यू फील डिस्कम्फर्ट आफ्टर ब्रेकअप और यू फील रिलैक्स्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बाउंड्रीज के अगेंस्ट जा रहे थे, आप अपनी लिमिट्स और अपनी चॉइसेस के अगेंस्ट, अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जा रहे थे। और इस ब्रेकअप से आप बहुत रिलैक्स की फील कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ कंफर्ट में आए हैं, आप अपने सेल्फ वर्थ में आए हैं। और अगर नहीं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो फिर यही है कि यू आर मिसिंग दैट डोपामिन you were having from that, or you were deep in that loop, or coming out of that loop is not so easy for you. You need some outer help, some professional guidelines, etc. The third question you have to ask from you after all this aftermaths: do you trust yourself less than you used to? कि जैसे हमने कहा कि सेल्फ वल्नरेबिलिटी होती है, प्रोकास्टिनेशंस होती हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, और इसमें विड्रॉल्स आते हैं। तो आपने खुद को देखना है कि आपकी पहले क्या पर्सनैलिटी थी, आपकी सेल्फ वर्थ पहले क्या थी, आप खुद को कितना ट्रस्ट करते थे। और अब एक दो तीन अगर ऐसे इवेंट्स हो गए हैं, तो क्या आप खुद इस चीज से डिस्टर्ब हैं? क्योंकि हम लोगों की इन चीजों पे बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती, हमें इसमें सही गलत का पता नहीं होता, तो हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। सो हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो ठीक है, वरना आप लोग ये क्वेश्चंस नोट डाउन करें और अपने आप से जरूर इनको पूछिए। और ग्रुप में हमने क्वेश्चन आंसर सेशन की फैसिलिटी दी हुई है, उसमें भी आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। When impact becomes clinical, अब ये है कि नॉर्मल लाइफ में हम सब कुछ ना कुछ हद तक वल्नरेबल सिचुएशंस को बियर कर रहे हैं। When it is clinically significant, कि उसको हम डिसऑर्डर कब कहेंगे, या उसको हम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ कब पुश करेंगे, कब हमें लगेगा कि ये अब खुद से ठीक नहीं होगा, या घर वालों के समझाने या इसके खुद के हैंडल करने से काम आगे निकल चुका है, इसको हमें क्लिनिकल असिस्टेंस दिलवानी है, क्लिनिकल हेल्प दिलवानी है। उसमें ये है कि परसिस्टेंट एंजाइटी, अगर फ्यू वीक्स और मंथ्स आ गए हैं कंटिन्यूसली, वो बंदी या बंदा, वो पर्सन अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उससे नहीं निकल पा रहा, डिस्टर्ब है, स्लीप डिस्टरबेंस है, और इंट्रूसिव थॉट्स हैं। इंट्रूसिव थॉट्स ये होती हैं जिनको आप रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही होती, वो मुसलसल जोर लगा के आ रही होती हैं। आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वही सोच है, आप कुकिंग भी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वही सोच है, ड्राइविंग कर रहे हैं तो वही सोच है। इमोशनल नमनेस है, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के इमोशंस की या अपने इमोशंस की इतनी परवाह नहीं है, आप उनको पहले जैसा फील नहीं कर रहे, पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। पॉसिबल आउटकम्स: पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, पीटीएसडी लाइक सिम्टम्स आ सकती हैं। वो मैंने पहले भी आपको बताया, आई रिपीट अगेन, कि उसमें आप अवॉइड करते हो वैसी सिचुएशंस को जो कि आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनी होती हैं। फ्लैशबैक्स आते हैं, और सेल्फ डाउट्स आते हैं, या आप विड्रॉल कर जाते हो, फियरफुल होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, एंग्शियस होते हो। तो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये टर्म्स आजकल इतनी अवेयरनेस फैला चुका हुआ है, सोशल मीडिया इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, इन पे इतने ज्यादा वेबिनार्स कर चुके हुए हैं कि सेपरेटली डिप्रेशन को एक्सप्लेन करना या एंजाइटी की टाइप्स और डिटेल्स में जाना अब इतना नेसेसरी नहीं रहता। फिर भी अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आई एम अवेलेबल। आई थिंक
सम ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन मैम। डिजिटल अब्यूज जिस पे हो रहा होता है उसमें उस पर्सन का तो कॉन्सेंट नहीं होता ना, फिर वो गिल्टी फील क्यों करता है? डिजिटल अब्यूज जो है वो उस पर्सन का कॉन्सेंट होता है। हम नहीं कह सकते कि उस पर्सन का कॉन्सेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपने मोबाइल है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपके अपने हाथ से हो रहा है, कोई और नहीं आपको आके कर रहा। दैट इज नॉट इम्पोज टू यू, दैट इज योर ओन चॉइसेस। हो सकता है कि आप उस तरह से उसको चूज करके उतना उसमें जो है माइंडफुल नहीं है, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है, अवेयर नहीं है, या आपकी वो कॉन्सेंट नहीं है, आपकी वो इंटेंशंस नहीं है, लेकिन उसमें वल्नरेबिलिटी आप पे है। आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपके अपने ही उससे हो रहा होता है। या बाजुकात ये भी होता है कि बाजुकात किसी की पिक्स उठा ली जाती हैं, किसी दूसरे तरीके से उसको किया जाता है अब्यूज, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन वैलिड है कि वो बंदे का कॉन्सेंट नहीं है। लेकिन यहाँ हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमें खुद को किस तरह से सेफ रखना है, हमें उस वल्नरेबिलिटी से किस तरह अवॉइड करना है। तो हमें ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं करनी चाहिए अपनी पिक्चर्स जिससे कि आगे हमारे लिए ऐसा कोई ट्रॉमा डेवलप हो सके। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब हम अपने सराउंडिंग में, अपने सेल्फ में सेटिस्फाइड होंगे तो हम वो वैलिडेशन सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढेंगे। हम खुद की खुशी वहां पे पोस्ट नहीं करेंगे, वहां पे अपनी पिक्चर्स दिखा के किसी से अपनी खूबसूरती की तारीफें नहीं लेना चाहेंगे। इज इट आंसर्ड? ओके। So, here I am telling you about a case study. The girl's name is Zara. She is 22. Background university student in Lahore. This is a real case study. Experienced controlling manipulative digital relationship, presenting issues anxiety when phone notifications appear. ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो थ्रेट्स शुरू हो जाती हैं। जब थ्रेट्स हैं तो फोन का हर नोटिफिकेशन जो है वो एंजाइटी को पॉप अप करेगा। अवॉइड न्यू रिलेशनशिप्स एंड कांस्टेंट सेल्फ डाउट, इंटरनल एक्सपीरियंस। ये तो सारा कुछ है उसके बिहेवियरल इश्यूज के, उसको एंजाइटी हो रही है, वो रिलेशनशिप अवॉइड कर रहा है, सेल्फ डाउट्स उसमें नजर आ रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या चल रहा है? बिहेवियरल तो वो हैं जो कि जाहिर हो रहे हैं। इंटरनल क्या चल रहा है? आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, वट इफ आई फॉल इन टू द सेम थिंग अगेन। ओवर थिंकिंग हो रही है, वही लूप्स बन रही हैं और वो उसमें जा रही है डीप डाउन। साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, हाइपर विजिलेंस, अवॉइडेंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, सेल्फ डाउट, अटैचमेंट इंजरी। इसमें साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन इसकी यही होगी, जैसे सारी डिटेल्स हैं तो ये केस में हम उसी डिटेल्स को सम अप कर रहे हैं कि उसके साथ जो डिजिटल अब्यूज हुआ है अब वो पैनिक हो रही है। ट्रॉमा रिस्पॉन्स में वो हाइपर विजिलेंस है। हाइपर विजिलेंस में ये होता है कि जैसे हमने अभी बताया कि नोटिफिकेशंस पे भी वो जो है अलर्ट हो जाएगी। वो छोटी छोटी बात पे उसको खटका होगा कि क्योंकि उसके अंदर ये चल रहा है कि ये चीज उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसके लिए कोई मसला और बन जाएगा, ये बदनामी घर वालों तक ना पहुंच जाए, ये सोशल मीडिया पे स्प्रेड ना हो जाए, उसको जो थ्रेट्स आ रही हैं उसकी वजह से हाइपर विजिलेंस की सिचुएशन में है वो, उसका नर्वस सिस्टम हाइपर विजिलेंट हुआ हुआ है। अवॉइडेंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, सेल्फ डाउट, अटैचमेंट इंजरी। क्लिनिकल इंसाइट इसमें ये है, द अब्यूज एंडेड but the nervous system is still responding as if it hasn't। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अब्यूज एंड भी हो गई है, किसी ना किसी तरह वो सिचुएशन सॉल्व हो गई है, रिजॉल्व हो गई है, लेकिन नर्वस सिस्टम जिस
हाइपर विजिलेंस में आ चुका है, जिस फ्लाइट एंड फाइट मोड पे आ चुका है, उसको वहां से कैसे निकाला जाए। तब जाके आपको क्लिनिकल हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। स्टेप बाय स्टेप उसको उन चीजों से निकाला जाता है। थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं। इसमें कोई चुटकी बजाते ही खुद ब खुद उसने नहीं सेट हो जाना। वो इसमें अगर फंस गया है तो वो इसमें हमेशा फंसा रहेगा, जब तक कि उसको हेल्प आउट किया नहीं जाएगा, उसको वहां से निकाला नहीं जाएगा। ये चीज मैंने अब आके एक 65 ओल्ड एजड खातून में देखी है, कि शी इज इन हाइपर विजिलेंस नर्वस सिस्टम मोड, और उसको खुद भी नहीं पता कि वो वैसी क्या है, क्यों है, और उसकी फैमिली उसकी इस सारी चीजों से बहुत शदीद डिस्टर्ब है। वो अपने सगे बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, वो सब पे डाउट्स कर रही होती हैं। तो जब बैकग्राउंड हिस्ट्री ली गई तो तब पता लगा कि ये कहीं ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। वो अभी तक उस हाइपर विजिलेंसी में, उस फाइट एंड फ्लाइट मोड में अटकी हुई हैं, क्योंकि उससे रिलीज नहीं कराया गया प्रॉपर तरीके से। तो ये जाके आपकी क्लिनिकल जो है असिस्टेंट यहाँ जरूरी होती है, क्लिनिकल हेल्प चाहिए होती है। यहाँ जाके आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़े, जहाँ से मर्जी गाइडलाइन लेनी पड़े, ये बहुत जरूरी होता है। जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर लें उतना जरूरी है। और ये सॉल्व करने के लिए जितनी आपको अवेयरनेस होगी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखें, खुद को भी देखें, खुद से बैठ के क्वेश्चनिंग करें, खुद के पैटर्न्स को समझें, अपने नर्वस सिस्टम को देखें कि वो हाइपर विजिलेंट तो नहीं हुआ हुआ, वो चौंक तो नहीं रहा, छोटी छोटी चीजों पे डर तो नहीं रहा, परेशानी में तो नहीं है, शक और शुबे में तो नहीं है, दूसरों को अपना दुश्मन तो नहीं समझ रहे आप लोग। इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो फिर थोड़ी सी काउंसलिंग करवा लें। बाकी काम आपके थेरापिस्ट का, आपके काउंसलर का है। वो चीजों को अंडरस्टैंड करके आपको गाइड करेगा। ये कोई बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं होते, कई सालों में आपको दवाइयों में नहीं डाल रहे हम लोग। ये फ्यू सेशंस में आप लोगों को हम हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड दे के गुड बाय बोल देते होते हैं। तो इसमें किसी किस्म का आपको शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ये काम जरूर करना शुरू करें। Now, discussion question for you are, what trauma responses are visible here? Are you getting this? What trauma responses are visible here? अभी जितनी मेरी डिस्कशन थी वो यही थी कि इस किस्म के ये सिम्टम्स, ये चीजें होंगी जो कि आपके ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज होंगे, जो कि आपको विजिबल हैं। लेकिन उस विजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक बंदे में उतनी अवेयरनेस, उतना अलर्ट माइंड होना चाहिए। बच्चे बहुत सी बातें विजिबल आपको रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स में उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, और वो माइंड सेट ही नहीं होता कि वो उस रिस्पॉन्सेज को अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो उन रिस्पॉन्सेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसी तरह जो है, यंगस्टर्स में भी रिस्पॉन्सेज विजिबल होते हैं, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, या तो आप सेल्फ पे वर्क करें, या तो अपने बहन भाइयों पे, छोटे कजन्स पे, इधर उधर देखें, गौर करें, उन रिस्पॉन्सेज को अंडरस्टैंड करें, और उनको एज सुन एज पॉसिबल, अगर लगता है आपको कि इनको क्लिनिकल हेल्प चाहिए, तो उस हेल्प की तरफ लेके आए। अस्सलाम हाउ वालेकुम मैम। हैज हर, और वालेकुम मैम, अस्सलाम। कैन आई रिस्पॉन्ड? यस। मैम, आपने जो क्वेश्चंस पूछे जिसमें ये ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेस पूछे, ये जो आपने केस स्टडी बताई जारा की, तो इसके जी अंदर जी। जैसे आपने बताया कि उनका एक केस था जिसमें उनके जो सिम्टम्स थे, ज्यादातर ट्रॉमा सिम्टम्स थे। वो एक तो एंजाइटी आ रही थी कि जब भी वो नोटिफिकेशन आ रहा था तो वो उसको एज अ थ्रेटनिंग स्टिमुलस परसीव कर रहा था, और उसकी जो है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रही थी, और वो उसके अंदर हाइपर विजिलेंस आ रहा था।
तो मतलब थोड़े एक एग्जैक्टली। स्टिमुलस को भी एज अ थ्रेटनिंग परसीव कर रही थी। दूसरा ये कि वो अपने रिलेशनशिप में अवॉइड करती थी उन चीजों को, और उसको कंसिस्टेंट सेल्फ डाउट जो आपने हाँ बताया वो होता था, जिसमें जी ये है कि मतलब वो खुद के ऊपर ही डाउट फील करती थी, वो अपने रिलेशनशिप को सही नहीं चला सकती, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, और एंजाइटी में जैसे कि वो उसका मूड बिल्कुल लो हो जाता होगा, और ट्रॉमा रेस्पॉन्सेज में हाइपर विजिलेंस, या वो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहती होगी। तो ये मेरा जी जी। रिस्पॉन्स था। थैंक यू मैम। देखिए, ये देखें कि जब हम लोगों से कोई गलती होती है जी जी। तो हम अपनी गलती पे खुद को कोसते रहते हैं ना। यस मैम। खुद को हम उसी को प्रोकास्टिनेशन, सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ डाउट। तो हम पहले तो खुद को खुद ही डांटते रहते हैं कि तुम यस बड़ी मैम। फलां ढिमका, तुम में इतनी अक्ल नहीं आई, इतने तमीज नहीं आई, इतने धक्के खा के भी तुम से नहीं सुधरी। इस तरह से हम खुद को कर रहे होते हैं अंदर अंदर। यस मैम। और ये जरूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप स्पेसिफिक है। मैं हम्म। अपना बताऊं कि हम अपनी फ्रेंड्स से, अपने बहन भाइयों से बहुत सी सिचुएशन में बहुत बार डिच हो चुके होते हैं। जी। हम समझ चुके होते हैं कि ये बंदी, ये बंदा, ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ मुखलिस नहीं है। इसने मेरे साथ 2 बार 3 बार ऐसा किया है, लेकिन हम चौथी पांचवी बार फिर उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। फिर क्योंकि उसके मैम बाद इसमें ये जी, रीजन हो सकता है कि उस तरह की फ्रेंड हमें कभी मिली नहीं होती, तो हम उसको फिर भी चांस दे रहे होते कि मे बी वो सही हो नहीं, जाए। इसमें इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो ये हमारी जो है ना पास्ट लर्निंग है कि हमने बचपन से पेरेंट्स में यही सीखा होता है कि माफ कर दो, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, सब ठीक है। दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए, तो रिश्तेदारी नहीं छूटती, बहन भाई सगे रिश्ते, खून वगैरह वगैरह। एक तो वो हमारा जो है ना माइंड में बेस बनी हुई होती है। उसकी वजह से भी हम बार बार बहन भाइयों से भी नाराजगी है, धोखे खाए तो भी हम ठीक हो जाएंगे। वही पैटर्न हम फ्रेंड्स के साथ भी कर रहे होते हैं। दूसरा, हमारा माइंड जो है वो सिमिलियर हो चुका होता है इन चीजों के लिए। वो स्टेप लेने को, वो जो है इससे हटने को तैयार नहीं होता। तो हमें अगर स्टेप लेना है, उसको हटना है, तो पहले तो अपने माइंड को इस कंफर्ट जोन से निकालना है कि वो इस सिमिलियरिटी का एडिक्ट हो चुका है। वो तब्दीली नहीं चाहता, वो उसको छोड़ने की डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर रहा होता है। जब हम दो जी। चार दफा ऐसे धोखा खा चुके हैं तो क्या हम पूरी जिंदगी इसी लोप में कोलू के बैल की तरह चक्कर ही खाते रहेंगे, या हमें खुद को उससे उठाना निकालना भी है। ये निकालना भी है रिलेशनशिप बिल्कुल। अब्यूसिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो पहले हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, सारी जिंदगी वो उसी तरह गुजार देते थे लोग। अब अवेयरनेस आ रही है, अब हमने अपने दिमाग को इस कंफर्ट जोन से निकालना है, तो उसके लिए हमें डेलिब्रेट एफर्ट भी करनी है, और क्लिनिकल गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, हेल्प भी लेनी है किसी भी तरीके। अपनी जजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस केस, कैन आई आस्क? हैं। यस श्योर। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मॉडल्स जो होते हैं या जो एक्टर, एक प्रोफेशन होता है, मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होती हैं, जी तो जी। उनके साथ भी तो ऐसे होता है कि डिजिटल अब्यूज उनके साथ भी होता है, लेकिन फिर वो ऐसे फ्री मतलब अपने आप को फील क्यों करवाते हैं जैसे उनके साथ ये होता ही नहीं है, या वो शेयर नहीं करना चाहते, तो इस प्रोफेशन में वो उस चीज को नॉर्मल समझते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट टेक सीरियस दिस, मतलब लाइक डिजिटल अब्यूज को नहीं भी नहीं, सीरियस नहीं लेते। वो भी बहुत सीरियस लेते हैं। ये सब कुछ बहुत हो रहा होता है, और शोबिज में बहुत ज्यादा है। और वो लोग भी ट्रॉमा को फेस कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, सब चीजों को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब उनके साथ ऑफ द स्क्रीन चल रहे हैं। ऑन द स्क्रीन वो कुछ और दिखा रहे होते हैं। जैसे कि कॉमन मैं आपको इजीली बताऊं कि जैसे हाथी के दांत दिखाने में शो पीस उनका कुछ और है, और बैकग्राउंड में उनके साथ बहुत से ट्रॉमास चल रहे होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। क्योंकि वो अपनी ह्यूमन बीइंग को डिनाई नहीं कर सकते, वो अपनी ह्यूमन नेचर को डिनाई नहीं कर सकते, तो वो लोग भी वो सब चीजें फेस करते हैं।
वो भी ट्रॉमा में मैम होते कभी हैं। कभार उनके उनके फोटोज मतलब एआई से बनवाए जाते हैं इस तरीके से, फिर उनकी पोस्ट लगाई जाती है, तो वो तो मतलब डायरेक्ट उनके साथ नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी उनका डिजिटल अब्यूज तो हो रहा होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको डैमेज किया जाता है इस हाँ तरीके जी। से। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो जितना स्ट्रांग होता है वो उस तरह का रिस्पॉन्स देता है। आपको पता है वो तो एक दूसरे के ऊपर कुछ बुरा इल्जाम लगाने, बुरे वर्ड्स बोलने पे भी क्लेम करते हैं, सू करते हैं, एक दूसरे को जी। केस करते हैं। हत्या के इज्जत का दावा हो गया। और वो जो है काफी प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके जिनके ऊपर जो का प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये नहीं है कि वो इस चीज से खुश हैं या उन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इन चीजों का। उनके साथ भी वही सब कुछ है, वो भी इंसान है। लेकिन उनका प्रेजेंटिंग वे कुछ और हो सकता है। उनका ये है कि बैकग्राउंड में कुछ और हो, सोशल मीडिया पे कुछ और दिखा रहे हो। अब्यूज को वो लोग भी जो डिजिटल एआई के थ्रू होता है वो भी प्रूव किया जाता है कि ये एआई है। वो भी प्रॉपर प्रोटेस्ट करते हैं, जो जितना स्ट्रांग होता है वो उतना स्ट्रांगली उस पर रिस्पॉन्ड करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। Coming back to the slides and the case study of Zara, साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उसकी क्लिनिकल इंसाइट ये है कि द अब्यूज एंडेड बट द नर्वस सिस्टम इज स्टिल रिस्पॉन्डिंग एज इफ इट इज हैज नॉट, मतलब अब नर्वस सिस्टम जो है वो अभी तक उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि वो खुद से अब उस चीज से निकलने की सलाहियत नहीं रखता। तो यहाँ पे उसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए। साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपी कोई मजाक नहीं है। लोग इसको अक्सर कह देते हैं जी टॉक थेरेपी है जी, हम पैसे क्यों भरें, किस चीज के पैसे भरें, ना तो हमने दवाई ली ना हमने इंजेक्शन लगवाया, हम इनको क्यों पैसे दें। या हमने एक सेशन ले लिया हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हम दूसरे सेशन के पैसे जाके दें, हमें क्या करना है। इस किस्म की चीजें करते हैं, इन चीजों को समझते नहीं है। जबकि अपनी पूरी लाइफ वो इन चीजों को ना समझने ना अहमियत देने में खराब कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जबकि उनका माइंड इस चीज में स्टक है, तो उनको हेल्प लेनी चाहिए। 2 4 5 6 8 जितने सेशन उनका साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट रेकमेंड कर रहा है, जाहिर है कि वो रिस्पॉन्स देख के स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। एक चीज को एक पर्सन जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, दूसरा नहीं करता है। एक थेरेपी एक पर्सन पे काम करती है, एक दूसरे पे नहीं करती। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने और एडजस्ट करने के लिए कुछ सेशंस, कुछ टाइम लगता है। इस चीज को आप सबको अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस दें लोगों को। और इस चीज में ये है कि अपनी पूरी जिंदगी खराब करने की बजाय थोड़े से पैसे लगा के खुद को बचा लो इन चीजों से। अपनी अगली लाइफ जितनी बची होगी वो बहुत पुरसुकून गुजार सकोगे, ज़हनी जिस्मानी सेहत के साथ। डिस्कशन क्वेश्चन फॉर यू: what trauma responses are visible here? How has her or he or her or his self concept changed? What would recovery needed to focus on? अब ये जो what would recovery needed to focus on जो क्वेश्चन है, ये प्योरली जो है साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। ये उसकी डोमेन है, वो खुद इसको हैंडल करेगा। आप लोगों की डोमेन ये है कि ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को तो समझें। अगर बंदा खुद को भी समझना शुरू करे ना, तो आप देखेंगे कि अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है और आप बहुत बुरे तरीके से उसको झाड़ रहे हो, डांट रहे हो, बुरा रिएक्ट कर रहे हो, या किसी और चीज का दबा हुआ गुस्सा उस पर निकाल दिया है, तो ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होगा। आपको वहां अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि ये बात इस तरह तो हैंडल नहीं करनी थी। वाई आई एम रिएक्टिंग इन दिस वे, ये रिस्पॉन्स मेरा क्यों हुआ, वाई दिस रिस्पॉन्स इज विजिबल हेयर। इसी तरह दूसरों में भी आप नोट करेंगे। फिर ये कि जैसे हम कह रहे हैं कि सेल्फ डाउट्स आते हैं, अवॉइडेंस आती है, तो इसका मतलब है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। इस सब के लिए क्या करनी होती है, डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। इस ऑब्जर्वेशन से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर
तीसरा क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजिस्ट का है कि वो कैसे इस चीजों को डील करेगा। उस वो वहां तक तभी पहुंचा जाएगा जब आप खुद इन दो सवालों को समझ के वहां तक जाएंगे। नाउ द फाइनल टेक अवे। अगर यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। Otherwise, this is the final takeaway, means sum up of the session. This is digital abuse, impact brain, body and identity. बहुत सिंपल एक लाइन है जिसमें आपको सारा सम अप मिल गया है। ब्रेन का हमने बता दिया कि हमारी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ रहा है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। बॉडी का हमने बता दिया, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा बॉडी भी जो है वो ट्रॉमा को स्टोर करता है, बॉडी भी रिस्पोंड करता है। हमें मस्कुलर पेन्स आती हैं, हमें जो है स्ट्रेस आता है, माइग्रेन्स आते हैं, हेडेक्स आते हैं। ये क्या है? ये हमारे ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस हैं जो कि हमारे बॉडी स्टोर कर रहा है या बॉडी हमारा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइडेंटिटी चेंज भी हमने बता दिया कि आ सकता है। द हार्म इज रियल, measurable एंड वैलिड। अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब अगर हमारे ब्रेन में, बॉडी में, आइडेंटिटी में ट्रॉमा स्टोर हुआ पड़ा है तो दैट इज अ बिग हार्म। ये बहुत जो है ना हमारे लिए वल्नरेबल सिचुएशन है। ये हमारे लिए मेडिकल कंडीशन है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन है। हमारी उंगली पे चोट आए या वो पक जाए, उसमें पस पड़ जाए, हम भागेंगे डॉक्टर्स के पास, सर्जन्स के पास, हम हर तरह का उसका ट्रीटमेंट लेंगे। हमारा नेल फंगल हो जाए, हम भागेंगे, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। हमारे बॉडी पे किसी भी किस्म की कोई भी खरोश आए, इंजरी आए, हम जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, सनी प्लास्ट इवन लगाएंगे, कुछ ना कुछ हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जो हमारा माइंड, बॉडी, आइडेंटिटी ट्रॉमास को स्टोर किए हुए हैं, रिस्पोंड कर रहे हैं, हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम उसको क्योर ही नहीं कर रहे। उसके लिए हमें कोई क्लिनिकल इमरजेंसी की पड़ी ही नहीं होती। तो ये भी क्लिनिकल इमरजेंसीज हैं, इनको भी ट्रीट करना जरूरी है, इनको भी उतनी ही तवज्जो और अहमियत दिया करें। ये हमारे सारे इस सेशन का कोर एंड क्रक्स है। ये अवेयरनेस हम चाहते हैं लोगों में हो। अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट इज द फर्स्ट स्टेप। Recovery requires rebuilding safety, restoring self-trust, regulating emotions. बाज औकात हम अपनी सेफ्टी को खुद भी रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर ये जॉब कोई परफॉर्म नहीं कर सकता हमारे लिए। रिस्टोरिंग सेल्फ ट्रस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट के पास प्रॉपर एक जो है ना, आप कह लें कि पूरी लेडर है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को आप में बिल्ड करते हैं। आपकी सेफ्टी, सेल्फ ट्रस्ट, आपके इमोशन रेगुलेशंस पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है, और फिर जाके आप एक एज पे पहुंचते हो, एक लिमिटेड हाइट पे, रिक्वायर्ड हाइट और सिक्योर लेवल पे पहुंचते हो। तो ये इस तरह से समझना मुश्किल है, ये प्रॉपर थेरेपीज का, ट्रीटमेंट का पार्ट होती हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि आप इस तरफ अपने माइंड को लाएं, खुद को भी हील करें, अपनी फैमिलीज को, अपने प्यारों को हील करवाएं, सब चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करें और उसकी तरफ तवज्जो दें। मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली नेसेसरी है। Just because the abuse was digital doesn't mean the impact isn't deeply psychological. Rather, the abuse was digital, but the impact is psychological and physical. बॉडी ने भी स्टोर किया हुआ है। ये जो स्ट्रेस है, जो हेडेक्स हैं, जो माइग्रेन्स हैं, जो मसल्स पेन्स हैं,
ये उस डिजिटल अब्यूज के हैं. सो दैट इज नॉट ओनली डिजिटल, that is impacting you psychological and physiological. Is it clear to you all? So this is done, and thank you for listening, for being with me, for questioning. I love interaction. And follow us, Pickles. The phone number 0329 004 5694. WhatsApp. Join the group. There is question answer group, healing boundaries, digital safety. That is the topic of next webinar that would be held on 30th April 2026. I am Rabia Khan, and thank you all. Allah Hafiz.